हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके साथ पुनर्जागरण भाग 3 के साथ जुड़ रहे हैं और आज की चर्चा पर चर्चा में हम बात करेंगे आपसे मुद्रण और साहित्य के क्षेत्र पर पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण ने मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव डाला। छापे खाने का विकास कैसे हुआ और फिर कौन सी साहित्य रचनाएं लिखी गई, किन विषयों पर लिखी गई, कौन से ऐसे कवि और लेखक हुए, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आइए चलते हैं, हम छापे खाने के विकास पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मनुष्य को छापे खाने का ज्ञान सबसे पहले कहाँ हुआ। छापे खाने का विकास चीन में हुआ था। चीन में छापे खाने का विकास हुआ और चीन से छापे खाने का ज्ञान जापान के बाद दूसरे एशियाई देशों में और चीन से ही छापा खाने का ज्ञान यूरोप गया। तेरहवीं शताब्दी में जब मार्को पोलो चीन की यात्रा पर गया, कौन यात्री था वो? मार्को पोलो। ये वेनिस का यात्री था और इटली में वेनिस का रहने वाला था मार्को पोलो। जब ये चीन की यात्रा पर गया तो अपने साथ छापे खाने का ज्ञान ये यूरोप लाया और इसके बाद यूरोप में छपाई प्रारंभ हो गई। शुरू में उस समय कास्ट फलक के द्वारा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा छपाई होती थी। प्रारंभ में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस का विकास जो हुआ यूरोप में, वो व्यक्ति था जॉन गुटेनबर्ग, जर्मनी का। जर्मनी में मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। योहान गुटेनबर्ग उसका नाम था। ये एक बड़े जमींदार का लड़का था। इसके पास एक फार्म हाउस था जहां जैतून के तेल निकालने की मशीनें थी और पेशे से स्वर्णकार था ये। तो इसने देखा कि जैसे जैतून से तेल निकालते हैं, इसी तरह किसी मशीन को बना करके क्या छपाई हो सकती है, और इसका प्रयोग सफल रहा। 1455 में इसने टाइप बना करके अक्षरों का जो है लोहे के सांचे बनाए गए और उन अक्षरों के सांचों से छापे खाने का प्रयोग इसने चालू कर दिया। 150 प्रतियां बाइबिल की छापी गई। योहान गुटेनबर्ग ने शुरू में 150 प्रतियां छापी बाइबिल की और ये पहली पुस्तक हुई जो मूवेबल टाइप प्रेस से छपने वाली पुस्तक थी। आज भी लगभग 60 कापियां योहान गुटेनबर्ग की द्वारा छापी हुई उपलब्ध हैं। तो 1455 में पहली ऐसी मशीन के द्वारा छपाई होने लगी। पहले जो छपाई होती थी 9वीं-10वीं शताब्दी में, वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी। अब मशीन के द्वारा छपाई होने लगी। वो एक काठ की बनी हुई मशीन थी जिसमें लोहे के टाइप को लगा दिया जाता था जो लिखना होता था, फिर उसके ऊपर कागज रख करके और उसको दबाया जाता था, प्रेस किया जाता था। इसीलिए प्रेस का नाम ही प्रेस पड़ गया। उसको दबाया जाता था। तो इस तरह से छपाई होती। तो लोहे के अक्षर के सांचे थे, वो इम्प्रेशन ला देते थे कागज पर। तो इस तरह से लोहे के अक्षरों के ऊपर इंक लगा करके, कागज रख करके उसको दबाना पड़ता था और इस प्रकार एक एक पेज करके छपाई होती थी। तो योहान गुटेनबर्ग ने जो छपाई की कला ईजाद की, इससे 150 प्रतियां इतने समय में छप गई जितने में कोई एक भिक्षु एक बाइबिल की प्रति तैयार करता। तो
छपाई में तेजी आ गई। जब छपाई में तेजी आ गई तो ऐसी बहुत सी पुस्तकें छपना चालू हो गई। तो छापे खाने के विकास ने पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप छापे खाने के विकास ने लोगों के जीवन में छापा खाना का जो विकास हुआ, इस छापे खाने ने लोगों के जीवन में एक क्रांति परिवर्तन ला दिया। लोगों को अब पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हो गई। पुस्तकें उपलब्ध, जरा संख्या में पुस्तकें छप सकती थी और उनकी कीमत भी कम कीमत में आसानी से पुस्तकें उपलब्ध हो गई। शुरू में जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी वो प्रायः धार्मिक होती थी। यूरोप में 15वीं शताब्दी से पहले जो साहित्य लिखा जाता था वो धार्मिक साहित्य था। 15वीं शताब्दी से पहले यूरोप में जो भिक्षु होते थे, मॉन्क्स, वो बाइबल की प्रतियां तैयार करते और उन प्रतियों को केवल जो पादरी लोग होते थे वही लोग उसका पाठन करते थे और वो पुस्तकें लैटिन भाषा में होती थी। जो धार्मिक साहित्य लिखा जाता था वो सब लैटिन में था। छापे खाने के विकास से एक ये परिवर्तन आया कि अब विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा। जो अभी तक लैटिन में लिखा जाता था, अब इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन, इन भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा। क्षेत्रीय भाषाओं में विपुल साहित्य लिखा गया। कई ऐसे कवि और लेखक हुए जिन्होंने अपने विचारों को इन भाषाओं में व्यक्त किया और ये पुस्तकें गद्य और गद्य में लिखी गई पुस्तकें, पद्य में लिखी गई, ऐसी बहुत सी पुस्तकें कविता और कहानी की विधा में भी लिखी गई। और इस प्रकार अब यूरोप में बहुत सा साहित्य छपने लगा। तो प्रिंटिंग प्रेस ने छापे खाने के प्रभाव स्वरूप एक जबरदस्त समाज में परिवर्तन ला दिया। पुस्तकें सुलभ हो गई, पुस्तकें विभिन्न विषयों पर लिखी जाने लगी। अब जो पुस्तकों का विषय था, चूंकि गद्य, पद्य, कहानी, कविता में लिखा जाने लगा, तो अब धर्म का प्रभाव, धर्म के स्थान पर मानव जीवन और इससे जुड़े विषय, मानव जीवन और इससे जुड़े विषय साहित्य के दायरे में आ गए। साहित्य का जो क्षेत्र था, अब उस पे मानव जीवन और मानव जीवन से जुड़े विषयों पर साहित्य लिखा जाने लगा। मनुष्य के जीवन की जो समस्याएं थी, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं थी, जो समाज में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास थे, धर्माडंबर जो थे, इन सब के ऊपर साहित्य को लिखा जाने लगा। मतलब धर्म का प्रभाव कम हो गया। धार्मिक जो क्षेत्र थे उसके ऊपर लेखनी कम और ज़्यादातर लेखकों की लेखनी मनुष्य जीवन से जुड़े हुए विषयों पर चलने लगी। ऐसा बहुत सा साहित्य लिखा गया। जो क्षेत्र वर्जित थे, जिनके ऊपर धार्मिक दृष्टि से प्रतिबंध थे, इन विषयों पर भी लिखा जाने लगा। एक लेखक हुए लोरेंजो वल्ला। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ऑन प्लेजर। मनुष्य के जीवन को कैसे आनंदित किया जा सके, मनुष्य के जीवन में आनंद की सृष्टि कैसे की जा सके, इस प्रकार की पुस्तकें लिखी जाने लगी। कविता, कहानी, गीत, साहित्य, इस प्रकार की पुस्तकें लिखी गई। एक और लेखक हुए फ्रांसिस्को बारबरा। ये वेनिस के रहने वाले थे, फ्रांसिस्को बारबरा। इन्होंने मनुष्य के जीवन के ऊपर लिखा, मानव जीवन के ऊपर लिखा कि मनुष्य का ये नेचर होता है कि वो संपत्ति का अधिग्रहण करे। मनुष्य बाई बर्थ संपत्ति का अधिग्रहण करना उसका स्वभाव होता है। तो उसका एक गुण विशेष है, संपत्ति का अधिग्रहण करना,
जीवन को आनंदित करना ये मानव स्वभाव है। और इस तरह से अगर मनुष्य भौतिकता की ओर जाता है तो गलत नहीं है। फ्रांसिस्को बारबरा ने इस प्रकार मानव जीवन की इस विशेष पहलू की ओर अपनी पुस्तक में इसका वर्णन करके लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। अनेक लेखक हुए और इन लेखकों ने क्या क्या लिखा इसको देखिए। इस समय पुनर्जागरण काल के लेखकों में से दाते, जो इटली के फ्लोरेंस शहर के रहने वाले थे, और ये इटलियन भाषा के कविता के पिता कहे जाते हैं। इटालियन भाषा में इन्होंने लिखा और इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी ये प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें इन्होंने गीत के रूप में, कविता के रूप में लिखा और एक प्रकार से इन्होंने इस पुस्तक में उस समय के जो मानव जीवन के ऊपर लगे प्रतिबंध थे उन प्रतिबंधों का उल्लंघन किया। ये राजनीतिक विचारक भी थे, साथ साथ राजनीतिक विचारक, दार्शनिक, एक अच्छे कवि। दाते की एक और प्रसिद्ध पुस्तक है बीता नोवा और द मोनार्किया। दाते की ये दो और, बीता नोवा जो प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें उन्होंने एक प्रेम गीत लिखा और वो उनकी प्रेमिका है बीट्रिस। ये बीता नोवा एक प्रकार से प्रेम गीत है जो उन्होंने अपनी प्रेमिका बीट्रिस के विषय में लिखा है, जो उन्हें एक चर्च के प्रार्थना के दौरान मिली और वो उसके प्रेम में पड़े और उसकी प्रेम के ऊपर उन्होंने बीता नोवा नाम की पुस्तक लिखी, द मोनार्किया। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो राजा हैं वो अधार्मिक विषय हैं, उन अधार्मिक विषयों के ऊपर राजाओं का अधिकार है। उन्होंने राजाओं की खिल्ली उड़ाई। एक प्रकार से व्यंग्य है, राजतंत्र के ऊपर एक व्यंग्य है कि किस प्रकार राजा लोग अवैधानिक तरीके से, अधार्मिक तरीके से शासन करते हैं और जनता का शोषण करते हैं। राजनीतिक अधिकारों के ऊपर और अधार्मिक विषयों के ऊपर लोगों का उन्होंने ध्यान खींचा। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों, इसकी बात की। तो दाते जो इटली के रहने वाले थे और इटालियन कविता के पिता थे, इनकी 3 प्रसिद्ध पुस्तकें डिवाइन कॉमेडी, बीता नोवा, द मोनार्किया। एक और लेखक थे इटली के ही पेट्रार्क, मानववाद के जन्मदाता। इन्होंने मनुष्य के जीवन से संबंधित प्रकृति के विषयों के ऊपर अपनी लेखनी चलाई। मानव जीवन, इनकी पुस्तकों का विषय मानव जीवन, प्रकृति प्रेम और समाज में प्रचलित जो अंधविश्वास थे। अगर कहा जाए पेट्रार्क का जो विषय वस्तु था मुख्य रूप से वो आलोचनात्मक प्रधान और व्यक्तिवादी था। ये अपनी पुस्तकों में इन्होंने जो समाज में प्रचलित कुरीतियां थी, आलोचनात्मक प्रधान साहित्य लिखा और इन्होंने व्यक्तिवादी साहित्य लिखा। व्यक्तिवादी साहित्य पेट्रार्क के द्वारा लिखा गया। पेट्रार्क का एक शिष्य था अकासियो। पेट्रार्क के जो शिष्य थे अकासियो, पेट्रार्क के शिष्य अकासियो के द्वारा 100 कहानियों का एक संग्रह, 100 कहानी है, इसका एक संग्रह है। 100 कहानियों का संग्रह डेकेमेरॉन, डेकेमेरॉन नाम का एक कहानी संग्रह लिखा गया। तो इस तरह इटली के
दाते, पेट्रार्क, अकासियो। इसका प्रभाव इटली के पड़ोसी देशों पर भी पड़ा। फ्रांस के लेखक हुए रेवेलास, स्पेन के सर्वेंटीज की पुस्तक है डॉन क्विक्जोट। जिसमें इन्होंने समाज में प्रचलित उस समय के राजनीति के ऊपर व्यंग लिखा। तो स्पेन के लेखक डॉन क्विक्जोट के ऊपर ये पुस्तक लिख करके सर्वेंटीज ने उस समय की प्रचलित राजनीति का मखौल उड़ाया। उस समय नाटक भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे गए और उन नाटकों की विषय वस्तु भी मानव जीवन से संबंधित घटनाएं थी। जैसे ब्रिटेन के लेखक हुए शेक्सपियर। शेक्सपियर ये ब्रिटिश नाटककार थे 16वीं शताब्दी के, और इन्होंने हैमलेट, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस एंड सीजर, रोमियो, इस प्रकार की जो पुस्तक लिखी इन्होंने, तो शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए नाटकों की एक लंबी श्रृंखला है जिसमें उन्होंने मानव जीवन से संबंधित मनुष्य के जीवन की होने वाली घटनाएं उनके ऊपर अपनी लेखनी चलाई। तो ये कुछ लेखक थे। और दूसरे कौन से लेखक थे जिन्होंने उस समय ऐसा विपुल साहित्य लिखा? हॉलैंड के एक लेखक थे इरास्मस। हॉलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने पुस्तक लिखी इन द प्रेज ऑफ फोली। इन द प्रेज ऑफ फोली। इन द प्रेज ऑफ फोली ये इरास्मस की लेखक रचना है, जिसमें इन्होंने उस समय के समाज की, उस समय के राजनीति में जो भ्रष्टाचार था, जो समाज में अंधविश्वास था, राजाओं के द्वारा जो युद्ध किया जाता था और युद्ध में जो गलत अनैतिक कार्य किए जाते थे, धर्माधिकारियों के द्वारा जो होने वाले धर्माडंबर थे, किया इन द प्रेज ऑफ फोली में। ओके, एक प्रसिद्ध राजनीतिक के हुए जिनको उस समय चाणक्य की संज्ञा दी गई, मैकियावेली। मैकियावेली ने पुस्तक लिखी द प्रिंस। उनको यूरोप का चाणक्य कहा जाता है। मैकियावेली ने इस पुस्तक में राजनीति के ऊपर लेख लिखे। मैकियावेली को यहाँ तक कि मैकियावेली और दाते ये दो ऐसे लेखक हुए जिनके ऊपर उस समय जो चर्च था उसने इनकी पुस्तकों के ऊपर रोक लगा दिया। इनकी पुस्तकों को प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची में डाल दिया। और यही नहीं, मैकियावेली की जो पुस्तक है पूरे यूरोप में वो बैन कर दी गई। दाते को फ्लोरेंस के रहने वाले थे, उनको नगर से निष्कासित कर दिया गया और फिर वो अपने पूरे जीवन वापस फ्लोरेंस नहीं लौट सके। मतलब कितना मुश्किल था कि अगर ऐसे विषयों पर आप लेख लिखते हैं तो उस समय का जो समाज था, जो पोप और चर्च था, वो इतना प्रभावशाली था कि ऐसी पुस्तकों और ऐसे लेखकों के ऊपर वो प्रतिबंध लगा सकता था, उनको सजा दे सकता था, और सजा भी बहुत कठोर। ऐसे लेखकों को अपनी बात वापस लेने अन्यथा सजा भुगतने की चुनौती दी जाती थी, और न मानने पर ऐसे लोगों को खूंटे से बांध करके जिंदा जला दिया जाता था। धार्मिक न्यायालयों में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता और उनको कठोर सजा दी जाती। तो मैकियावेली उससे प्रभावित हुए, दाते प्रभावित हुए। मैकियावेली एक राजनीतिक सचिव था, तो उसने कई राज दरबारों को देखा था, तो समाज में व्याप्त जो राजनीतिक भ्रष्टाचार था, जो अंधविश्वास था, उसको उसने अपनी पुस्तक का विषय बनाया। ओके, तो इस प्रकार इन लेखकों ने अनेक पुस्तकें लिखी। एक अंग्रेजी लेखक हुए जिनको कि अंग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है, चौसर। चौसर की पुस्तक है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी
टेल्स, कैंटरबरी टेल्स चौसर की पुस्तक है। ये अंग्रेजी पोएट्री के फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इटालियन पोएट्री किसको बताया था? दाते, एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। यूरोप में राजनीति के पिता मैकियावेली, ये 2-4 नाम याद रखना आप। तो चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखा। तो इटली में जो पुनर्जागरण हुआ उसका प्रभाव फ्रांस, ब्रिटेन, आसपास के देशों पर भी पड़ा और इस प्रकार बहुत सा साहित्य लिखा जाने लगा और साहित्य का विषय बदल गया। अब धर्म साहित्य का विषय नहीं रह गया, मनुष्य और उसकी क्रियाएं ये साहित्य के विषय हो गई। ठीक, ये जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन यूरोप के लोगों ने, इटली के लोगों ने इसको कहाँ से सबसे पहले सीखा? ऐसा था, रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया तो जो रोमन साम्राज्य के और यूनान के ऐसे साहित्यकार थे, दर्शन शास्त्री थे, उनकी पुस्तकों को अरबों ने अरबी भाषा में अनुवादित करके रखा था। तो यूरोप के लोग किसके ऋणी हैं? यूरोप के लोग यूनानी साहित्य, रोमन साहित्य को जानने के लिए अरबों के ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने यूनान के जो विद्वान थे, प्लूटो, अरस्तु, भाषा में अनुवादित करके रख रखा था। तो यूरोप के लोगों ने जो यूनानी ग्रंथ अरबी में थे उनको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करके, इटालियन भाषा में ट्रांसलेट करके, लैटिन भाषा में ट्रांसलेट करके इन्होंने उन ग्रंथों को पढ़ा। ठीक है, अरिस्टोटल के नाम से अरस्तु को जानते थे, अरस्तु को एरिस्टोटल, प्लूटो को अफलातून, इन नामों से जानते थे। इनकी पुस्तकों को यूरोप के लोगों ने अरबों से प्राप्त किया। इसी प्रकार यूरोप में एक बहुत बड़े चिकित्सक हुए जो आयुर्विज्ञान के प्रकांड विद्वान थे, इब्न सीना। उनको यूरोप में एविसिना कहते थे, एविसिना। इन्होंने आयुर्विज्ञान के ऊपर लिखा था और ऐसी 760 प्रकार की औषधियों के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, अन कानून फिलतिब। इब्न सीना की जो चिकित्सा शास्त्र पे पुस्तक है अल कानून फिलतिब, जिसमें 760 टाइप्स ऑफ मेडिसिन के बारे में जानकारी है। तो इब्न सीना की पुस्तक जो एविसिना के नाम से जाने जाते थे, उनकी पुस्तक को भी अरबों से इन्होंने प्राप्त किया। उसको यूनानी चिकित्सा पद्धति जो कहते हैं वो इसीलिए चूंकि उसको यूनान से यूरोप के लोगों ने सीखा और वो यूनान कैसे पहुंची? अरब से यूनान और यूनान से सारे यूरोप में। तो ये चिकित्सा पद्धति जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है उसके प्रोपाउंडर जो थे इब्न सीना थे। तो आयुर्विज्ञान का भी ज्ञान यूरोप के लोगों को हुआ। एक और दार्शनिक थे इब्न रुशद, इनसे भी उन्होंने दर्शन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। तो इस प्रकार यूरोप के लोगों ने जो प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया, जो यूनानी साहित्य और यूनान का जो ज्ञान था जो खो सा गया था, उसको अरबों से इन्होंने रिसीव किया और इस प्रकार इस साहित्य को पढ़ करके उसको लैटिन और दूसरी भाषाओं में अनुवादित करके जब छापे खाने का विकास हो गया तो वो साहित्य भी क्षेत्रीय भाषाओं में यूरोप के छापा गया और इस प्रकार ऐसा बड़ा साहित्य भंडार यूरोप में लोगों को पता लग गया। शिक्षा का विकास हो गया, नई नई विषयों पर लेख लिखे गए। तो साहित्य, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इस छापे खाने ने प्रभाव डाला और यूरोप में ज्ञान विज्ञान का तेजी से विकास हुआ। इसका परिणाम मनुष्य के जीवन में कला, विज्ञान, स्थापत्य कला, चित्रकला, इन रूपों में भी दिखाई पड़ा, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये था किस प्रकार छापे खाने का विकास हुआ और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सहयोग भी देते रहें। थैंक्स।